दूषित पानी पीने और बिना धुले हाथ से खाना खाने की वजह से बच्चों में हेपेटाइटिस ए की बीमारी बढ़ रही है। चिकित्सकों की भाषा में इसे एक्यूट हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस की बढ़ती समस्या और इसकी रोकथाम को देखते हुए दुनिया भर में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का आयोजन किया जाता है। इस दिन अलग अलग हॉस्पिटलों में गैस्ट्रो के डॉक्टर जागरूकता रैली निकालते हैं और आम लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। हेपेटाइटिस क्या है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका निदान क्या है, इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए और बढ़ती बीमारियों को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार झा आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारी स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सर, हम तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले कि हेपेटाइटिस क्या है और ये क्यों हो रहा है? ये हेपेटाइटिस का एक सामान्य अर्थों में अगर समझें तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि सूजन, लीवर के अंदर में सूजन का हो जाना। ये किसी भी वजह से हो सकता है। इंग्लिश में इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं और हिंदी में सूजन कहते हैं। ये आइदर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर दूसरे अन्य कारण भी होते हैं। दो तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, एक एक्यूट हेपेटाइटिस होता है और एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में आपका लीवर नॉर्मल है लेकिन अचानक से किसी वजह के, जैसा आपने अभी बताया कि हेपेटाइटिस ए या फिर दूसरे कारण भी होते हैं, हेपेटाइटिस ई और दूसरे वायरस से रिलेटेड कारण हो सकते हैं, जिसमें कि उस नॉर्मल लीवर में अचानक से सूजन आ जाना उस इन्फेक्शन की वजह से, इसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें रिकवर करने के बाद लिवर फिर से नॉर्मल हो सकता है। दूसरे तरह की हेपेटाइटिस होती हैं जिसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसमें कि जो इन्फ्लामेशन या सूजन बना रह जाता है और वो एक सर्टेन पीरियड के बाद, जैसे एक 6 महीने के बाद भी अगर वो सूजन बना हुआ रहे तो उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस का नाम देते क्रॉनिक हैं। हेपेटाइटिस। ये सामान्य परिस्थितियों में पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसको ट्रीट किया जा सकता है लेकिन क्यूरेबल डिजीज़ ये एक तरह से कम केसेस में मिलते हैं। जी सर। सर, हेपेटाइटिस की समस्या कितना व्यापक है और ये कितने प्रकार के होते हैं? अ, जैसा मैंने अभी बताया कि ये एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस होते हैं और अगर दूसरे तरह से हम लोग क्लासिफाई करें स्पेशली क्रॉनिक हेपेटाइटिस को, जो कि ज़्यादा व्यापक समस्या है और एक कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, तो उसमें आइदर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो सकते हैं या फिर नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होते हैं। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस सामान्यतया हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के चलते होता है। नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का कारण मुख्यतः अल्कोहल से रिलेटेड है। जो व्यक्ति लंबे समय से और सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्कोहल ले रहे होते हैं, उनमें कई लोगों को होता है। जो अभी लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेज़ आए हैं, अभी ओबेसिटी का जो प्रेवैलेंस बढ़ा है या लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों की जो प्रेवैलेंस में अभी बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से भी लिवर पर असर पड़ता है। तो इसको हम लोग MASLD कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज़। इसको बोलते हैं। जी। तो इसके अलावा भी कई अनकॉमन कारण होते हैं, जिसमें कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज़ और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो कॉज करते हैं। जहाँ तक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का बात है, तो अभी पूरे वर्ल्ड में अराउंड 300 मिलियन पीपल को ऐसा एस्टिमेटेड है कि उनको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस अभी है और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल करीब 2 मिलियन पर्सन को एक हेपेटाइटिस होता है हर साल। और इसमें मोर देन 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस से होती है। रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी वजह से होता है।
जी। तो इसी की व्यापकता को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे उनका मनाने का निर्णय किया है, ताकि जागरूकता हम लोगों को एक कॉमन पर्सन तक पर्सन इसको पहुँच हम सके लोग तो आगे तक। पहुंचा सकें। जी सर, काफ़ी अच्छा सर बताया। सर एक ये है कि अगर हेपेटाइटिस होता है सर, तो आगे किस तरह की परेशानी आ सकती हैं मरीजों में? देखिए, जहाँ तक हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें या किसी भी तरह के हेपेटाइटिस के अलग-अलग स्टेजेज होते हैं। जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाद उसमें फाइब्रोसिस की मात्रा बढ़ने लगती है। उसके कई स्टेजेज होते हैं, F1 से लेकर के F4 तक। जब डिजीज़ का प्रोग्रेशन F4 तक चला जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। हुँ, तो प्रॉब्लम ये है कि लिवर सिरोसिस के पहुंचने तक लार्जली पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, या फिर वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कमजोरी, थकावट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीज़ें जो अन्य कई तरह के प्रॉब्लम्स में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर उस स्टेज के आगे अगर बीमारी बढ़ती है, तो सिरोसिस दो तरह का होता है, कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस और डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। तो डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस में पेशेंट प्रेजेंट करता है, या तो उसका पेट फूल जाता है, पेट में पानी का एक्युमुलेशन हो जाता है, या फिर कई बार लोग खून की उल्टी या फिर ब्लैक स्टूल के साथ प्रेजेंट करते हैं। कई बार पेशेंट बेहोशी की स्थिति में आते हैं। तो ये कुछ तरह के प्रेजेंटेशन हैं जिसके साथ डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। जी सर। सर ये क्या हेपेटाइटिस का इलाज संभव है? अगर किसी मरीज को होता है तो वो कैसे इलाज ये काफ़ी रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, हुँ, और इसी के लिए आम पब्लिक को अवेयर करना ज़रूरी है। हुँ, जहाँ तक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का बात है, ये काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल हो सकता है, ट्रीटेबल हो सकता है, और जहाँ तक हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड बीमारी की बात है, वो क्यूरेबल भी हो हुँ, सकता है। हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंशन के लिए अपने पास काफ़ी अच्छा वैक्सीन वैक्सीन उपलब्ध है। तो जो आजकल इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर वर्ल्ड जो फोरम है, हुँ, इसमें भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको इंक्लूड किया गया है कई सालों से, पिछले हुँ। 25 सालों से भी ऊपर तो हो ये गए। किसी भी उम्र के लोग तो लगा सकते हैं? इसमें इंक्लूड किया गया है कि आप जन्म के बाद हुँ, आप हेपेटाइटिस बी का पहला डोज ले सकते अच्छा, हैं, हुँ, और इसके बाद 1 से 2 महीने पर दूसरा डोज, और 6 से 18 महीने पर आप तीसरा डोज तीसरा ले डोज़। सकते हैं। हुँ, अभी पहले तो ये था कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, हुँ, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, उसमें आप हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीन करें, और जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है, उनको आप टीके लगवाएँ। हुँ, अभी एक प्रपोजल है है कि आप अप टू 60 ईयर ऑफ एज आप सारे पर्सन का आप स्क्रीन कीजिए, और जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है उनको वैक्सीनेट कीजिए, जिनको है उनको देखिए कि वो क्या उनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है, और जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको ट्रीट कीजिए, जिनमें ज़रूरत नहीं है उनको मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर कीजिए। और जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का बात है, तो इसके अभी इफ़ेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी मेडिसिन्स उपलब्ध हैं, जो कि 100 में मोर देन 95 पेशेंट को क्योर कर जो सकते कर हैं। सकते हैं, जी। सर एक और हम कॉमन ये चीज़ देखते हैं, बहुत सारा आजकल टैटू बनाने का शौक चला हुआ है सर। ठीक है, एक हद तक ये सही है, लेकिन सर ये हम देखते हैं कि काफ़ी हम भी न्यूज़ वगैरह हम लोग छापते रहते हैं कि टैटू की वजह से भी हेपेटाइटिस हो रहा है सर। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? क्या इसमें तथ्य है सर? हमारे दर्शकों को आप सर दीजिए। एक्चुअली जो टैटूइंग होती हैं, उसमें जो निडल इस्तेमाल होता है, हुँ, तो अगर वो अनहाइजीनिक निडल हो, हुँ, अगर एक ही निडल से आप कई लोगों को टैटू बना रहे हों, हुँ, और उसमें से अगर किसी एक पर्सन को सपोज करें कि जिनको अनआइडेंटिफाइड हो, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी या फिर किसी अन्य तरह की वायरस लाइक एचआईवी भी, अगर
उस पर्सन को हो और उसी नीडल से अगर आप किसी दूसरे पर्सन को टैटू के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें पूरी संभावना रहती है कि इस तरह के वायरस का ट्रांसमिशन उस दूसरे पर्सन को हो सकता है। तो जो अनमॉनिटर्ड टैटूइंग एक इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल के ज़माने में, बिकॉज आजकल ये फैशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। सो जो लोग टैटू लगवाने के लिए जाते हैं उनमें ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वो निडल को चेक करें और केवल स्टेराइल निडल का यूज़ करें। जी। सर हमारे दर्शकों को सर बताइए कि पेट रोग और हेपेटाइटिस से बचने के लिए वो क्या करें और अपनी दिनचर्या कैसे रखें? देखिए आजकल तो एक काफ़ी इंसिडेंट्स अभी मैंने बताया कि एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं वो बढ़ते जा रही है। और इंडिया में जो जो अब हम लोग MSLD कहते हैं, जो फैटी लीवर है, वो 100 में करीब 20 लोगों को फैटी लीवर की समस्या आती है और वो कई स्टेजेज में आती है। तो इवन कि मेडिसिन्स आपको सारे पेशेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लाइफ स्टाइल में परिवर्तन की ज़रूरत सबको है। अगर जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उनको एक बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट के करीब पहुंचने की ज़रूरत है। तो इसको आप अत्यधिक जो चर्बी युक्त खाना और प्लेन शुगर होता है, प्लेन शुगर शरीर के लिए जहर है। जो आप चीनी हैं या फिर जो स्वीट्स खाते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे चाट, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। जो इवन जो रेड मीट है, जो इस तरह के जैसे पर्सन मटन हैं, वगैरह हाँ, हो गया। मटन को अवॉइड करना चाहिए। तो चिकन इज़ ओके, जो चिकन। वाइट मीट इज़ ओके अगर उसको आप ग्रिल्ड चिकन लेते हैं या फिर जो फ्राइड किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अदर फॉर्म से सेका हुआ होना चाहिए। वो एक आप ले सकते हैं। एग का वाइट पोर्शन ले सकते हैं। फाइब्रस डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको लीजिए, ठीक है। और मैदा वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हाइजेनिसिटी का ख्याल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत ही करी थी कि दूषित पानी, दूषित जो खाना है, इन सब चीज़ों से हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस ई हो सकता है। और हेपेटाइटिस के अलावा जो एक्यूट डायरिया होते हैं, कई बार जो कॉलरा होता है और भी दूसरे तरह की बीमारियां होती हैं, टाइफॉइड होता है, इन सब सारी चीज़ों की बीमारी का कारण वही हैं। वही है। अभी आप सुन रहे थे IGIMS के गैस्ट्रो विभाग के प्रोफेसर व प्रसिद्ध पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव झा सर को। सर के माध्यम से एक संदेश यही आता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस और पेट रोग से बचना है तो अपनी लाइफ स्टाइल को काफ़ी दुरुस्त रखें, साफ़ सफाई और हाइजीनिंग का पूरा ख्याल रखें। अगर टैटू बनाने के शौकीन हैं तो नीडल्स की जांच कर लें। इसके अलावा अपने दिनचर्या में डेली परिवर्तन रखें। सर आप हमारी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।